नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आधुनिक भारत का इतिहास जो कि 1740 से 1947 वाली सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें एक और नए टॉपिक पर हम आज कंटिन्यूअसली बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा लॉर्ड हस्टिंग और ब्रिटिश सर्वोच्चता वाला। जी हाँ दोस्तों, हम अपने चैप्टर वाइज चैप्टर वाली क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए, कहने का अर्थ ये है कि जितने भी सेशन हमारे सब हो रहे हैं ये सब चैप्टर वाइज चैप्टर ही हो रहे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सभी क्लासेस चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के नए टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक आज की ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जो भी नए छात्र हैं उनको मैं एक बार संबोधित करना चाहूंगा कि दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट वन टाइम आपको प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना चाहिए। इसी चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो सब्जेक्ट या जो टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर और संभवतः नहीं मिल पा रहे हो, वो सारे टॉपिक आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाए। क्योंकि इसी प्लेलिस्ट में जो आप देख रहे हैं ना चैनल, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड ईयर, ये लंबी सी लिस्ट पड़ी हुई है। ये सारे कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट है। जिन सब्जेक्टों पर हम क्लासेस ले रहे हैं यहाँ यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही है। सारे कोर्सेस मेरे फ्री कोर्सेस है यूट्यूब के लिए और विद नोट्स के साथ में मैं ये सभी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी सेशनों के लेक्चर पूरे डिटेल में, पूरे विस्तार से। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जरूर जाइएगा, आपको अपना सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा। ये हमारा सिलेबस है आधुनिक इतिहास का, जिसमें से हम फर्स्ट यूनिट को कवर कर चुके हैं। सेकेंड यूनिट अभी हमारा चल रहा है, जिसमें सेकेंड यूनिट में भी 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। आज सेकेंड यूनिट के चौथे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉर्ड हस्टिंग और ब्रिटिश सर्वोच्चता। तो आप यहां पर आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हम टॉपिक वाइज टॉपिक सभी क्लासेस को ले रहे हैं। कोई भी सेशन या कोई भी टॉपिक आपका बीच में छूट नहीं रहा है। हर एक टॉपिक पर एक लेक्चर हमारा आवश्यक रूप से आ ही रहा है, मिल ही रहा है आपको। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं सेशन आज का। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो सेशन है, ये टॉपिक जो है, सब्जेक्ट, ये काफी एक लेंथी सब्जेक्ट है और इसमें काफी सारे लेक्चर होने वाले हैं। टोटल 35 टॉपिक है। टोटल 35 टॉपिक है, तो लगभग मान चलिए कि कम से कम 40 लेक्चर इस सब्जेक्ट में होंगे पूरे विस्तार पूर्वक क्लासेस के अंतर्गत। ठीक है ना? चलिए, तो आगे बढ़े उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट पर। मतलब ये कि आज के इस पूरे सेशन का सारांश क्या है, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्याख्या की। ठीक है ना? उसके बाद में हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा। मतलब ये कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय की पूरी कहानी है ये पूरी। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के दमन करने में कौन कौन से कदम उठाए, किस तरह से इनका दमन किया। लॉर्ड हेस्टिंग और पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग और पठान, लॉर्ड हेस्टिंग और मराठे। तो इस तरह से हम कुल मिलाकर के इन 5 पॉइंटों के माध्यम से आज का सेशन कवर करेंगे। ज्यादा लेंथी नहीं होगा आज का सेशन, छोटा ही होगा। लेकिन देखिए, यदि आप कहानी के रूप में इसको समझेंगे ना, तो आपके लिए ये क्लास पूरी तरह से, अर्थात ये टॉपिक पूरी तरह से आसान होने वाला है। और यदि आपने किसी भी तरह से 12th वाली हैबिट को लेकर के यदि रटने का प्रयास किया, तो संभवतः ये हिस्ट्री है दोस्तों, रटने से याद नहीं होती है, बल्कि समझने से होती है। समझने के बाद में यदि आपने 2-3 बार भी इस टॉपिक को पढ़ लिया, जीवन भर आपको ये टॉपिक याद रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्याख्या से। तो दोस्तों, वेलेजली तक का हम पहले कहानी पढ़ चुके थे। तो वेलेजली ने भारत में, आपने देखा था कि जब हम वेलेजली को पढ़ रहे थे, लॉर्ड वेलेजली को, तो वेलेजली ने भारत में जब ये गवर्नर जनरल बनकर के आता है वेलेजली, तो उस समय इसने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, इस कंपनी के सैनिकों पर विशेष ध्यान दिया था, विशेष फोकस किया था। क्योंकि इनसे पहले, वेलेजली से पहले भारत में ब्रिटिश जो सेना थी ना, वो बहुत कमजोर हुआ करती थी। इतनी एकता नहीं थी उनके अंदर भी, और कहे कि कहीं कहीं पर भ्रष्टाचार और सब सैनिक अपने अपने अनुसार कार्य में लगे हुए थे, जिससे कि एक प्रभुत्व नहीं बन पा रहा था उनका भारत के अंदर, ब्रिटिश सेना का। तो उसी सैनिक प्रभुत्व को स्थापित करने पर विशेष फोकस किया था वेलेजली ने, और इसीलिए वेलेजली को सैनिक प्रभुत्व स्थापित करने वाला माना जाता है। ठीक है ना? तो इनके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग का नाम आता है, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की।
ठीक है ना। और लॉर्ड हेस्टिंग ने कोई नए काम नहीं किए, बल्कि उन्होंने उनसे पहले के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने जो योजनाएं चलाई थी उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हीं योजनाओं के अनुसार ही उन्होंने अपनी नीतियों का निर्माण किया। लॉर्ड मिंटो के जाने के बाद में लॉर्ड हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आता है। कब? 1813 में। 1813 में वो कई महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए भारत में। क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे वेलेजली सैनिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार से लॉर्ड हेस्टिंग भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। कब आए थे ये? तो लॉर्ड मिंटो के बाद या लॉर्ड मिंटो के जाने के बाद 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर है। इसके बाद में इस कहानी को हम कुछ इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। आज की इस पूरी कहानी को देखिए, ये तो व्याख्या के रूप में आप इतने बिंदु लिखेंगे आपका काम हो जाएगा। और आगे हम बात करने, देखिए, पिंडारियों का दमन, मराठों को कंपनी के अधीन लाना और छोटी छोटी रियासतों को अंग्रेजी संरक्षण में लाना। तो कहने का अर्थ यह है कि यहां पर हेस्टिंग के सामने कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, कुछ टारगेट था जिसे वो अपने शासनकाल में अचीव करना चाहते थे। क्या टारगेट था? कि उनके समय में पिंडारियों के आक्रमण के कारण ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित नहीं हो पा रही थी, या ऐसा कहें कि ब्रिटिश कंपनी को बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। तो इनके सामने सबसे पहला जो टारगेट था वो था पिंडारी। तो पिंडारियों का दमन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बन चुका था। उसके बाद में मराठा शक्ति भी कोई कमजोर नहीं थी, तो मराठा शक्ति को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाना भी इनका एक टारगेट था। और वहीं जो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों को भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लाना इनका टारगेट था। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इन तीन लक्ष्यों को अपना उद्देश्य बनाया। ये तीन प्रमुख उद्देश्यों को लिया। भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आने के तुरंत बाद इन्होंने इन तीन टारगेट को फोकस किया और इसी पर जब तक ये भारत में रहे इसी पर इन्होंने कार्य किया। क्लियर है। तो आइए अब इनके कार्यों को जरा पढ़ लेते हैं, एक एक करके कार्यों को पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा। लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा, दोस्तों ये गोरखा इतने बहादुर हुआ करते थे कि इनके नाम की आज भी वर्तमान में भी एक जो है सेना होती है ना, गोरखा सेना के नाम से। उसको एक बार गूगल करेंगे ना तो आपको इसके बारे में पूरी गोरखा सैनिकों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन वो वर्तमान की गोरखा सेना के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन वास्तविक रूप से गोरखा भी, जो गोरखा उस समय की सेना हुआ करती थी, सैनिक टुकड़ी हुआ करती थी, इनको उस समय लुटेरे बोला जाता था। ये एक पूरे संगठन हुआ करता था, हजारों सैनिक इस संगठन में शामिल थे। इनका कार्य था विशेष रूप से ब्रिटिश या अन्य जो रियासतें थी वहां पर लूटामारी करना, और इनकी लूटामारी से अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हेस्टिंग ने सबसे पहले, ये चूंकि कहां पर दोस्तों, तो ये नेपाल, विशेष रूप से इनका नेपाल पर बहुत ज्यादा जो है इस तरह की लूटामारी जो है ना, इन्होंने नेपाल के क्षेत्र में अत्यधिक करते थे, क्योंकि नेपाल का क्षेत्र ही इनका गढ़ माना जाता था गोरखाओं का। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल राज्य के निवासी गोरखाओं से युद्ध किया। गोरखा जाति जो है बहादुर और लड़ाका हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वहां आक्रमणकारी को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कहने का अर्थ यह है कि इनका जो निवास स्थान हुआ करता था गोरखाओं का, वो था नेपाल। और आपने देखा इंडिया मैप में कि नेपाल की स्थिति कहां पर अवस्थित है दोस्तों, तो वो हिमालय की तलहटी पर अवस्थित है। तो हिमालय की जो तलहटी है ना, उस तलहटी के कारण इन पर हर कोई आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता था। यदि कोई आक्रमण करता भी था तो उस हिमालय की तलहटी का विशेष, गोरखाओं को विशेष फायदा मिलता था। ये ऊंचाई से युद्ध करते थे और आसानी से, बहुत कम संख्या में ही आसानी से अधिक संख्या के दुश्मनों को मार गिराते थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय तक जो है नेपाल एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बन चुका था, परंतु हिमालय की तराई या तलहटी के विभिन्न जिलों पर गोरखा और अंग्रेज दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे थे, और जो भूभाग जिसके हाथ में आ रहा था वह उसे हथिया रहा था। कुल मिलाकर के ये कि जब तक लॉर्ड हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल बनकर के आया, तब तक ब्रिटिश साम्राज्य की
और नेपाल की या गोरखाओं के साम्राज्य की सीमा लगभग एक हो चुकी थी, दोनों सीमाएं मिल चुकी थी। तो दोनों की सीमाएं मिल जाने से अभी तक दोनों के साम्राज्य की राज्य की सीमा जो है ना निश्चित नहीं थी। जैसे आज भारत और चीन की सीमा निश्चित नहीं है, जिसके कारण आज भी झड़पें हुआ करती है, ऐसे उस समय में सीमाएं निश्चित नहीं थी। तो अंग्रेज जिस सीमा पर अंग्रेज दावा कर देते थे वो उनकी हो जाती थी, जिस सीमा पर जो है गोरखा अधिकार कर लेते थे वो उनकी हो जाया करती थी। तो बस ये हथियार रहते एक दूसरे की सीमाओं को, कुल मिलाकर के निश्चित अवस्थिति स्थिर अवस्था नहीं थी उस समय में। लेकिन कहानी बढ़ती है आगे और अक्टूबर 1814 ईस्वी में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। अंग्रेज जो है अब इनके विरुद्ध युद्ध स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग ने नेपाल को तीन तरफ से घेर लिया है ना, और तीन तरफ से घेर करके आक्रमण करने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने पहाड़ी जातियों, गोरखा सेनापति और अमर सिंह थापा तथा बूम शाह को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। अब चूंकि अंग्रेज जो है ना, इनकी एक रणनीति कूटनीति हुआ करती थी, किसी भी युद्ध को युद्ध करने से पहले उस सेना को तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते थे। युद्ध से पहले उस सेना को तोड़ने में विश्वास रखते थे, उसके सेनापतियों के बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया करते थे विशेष लालच दे करके। और वही कार्य इन्होंने यहां पर भी किया। नेपाल को घेरने में भी उन्होंने विशेष यही कार्य किया, क्योंकि गोरखाओं के जो सेनापति थे या पहाड़ी जातियां थी, नेपाल की जो पहाड़ी जातियां थी उनको अपनी ओर मिलाया ना, और उनको अपनी ओर मिला करके और ये गोरखा सेनापति को अपनी ओर मिलाया। अमर सिंह थापा और बूम शाह इनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। और इन प्रयत्नों के बावजूद प्रारंभ में अंग्रेजों को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि इनकी बहादुरी ही इतनी खतरनाक थी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गोरखाओं की जो भौगोलिक स्थिति थी, वो भौगोलिक स्थिति हिमालय की तलहटी तराई के कारण इस प्रकार की थी कि उन पर किसी के भी द्वारा आसानी से विजय प्राप्त नहीं की जा सकती थी, और उसी का फायदा इनको मिला। अंग्रेजों ने सबको अपनी ओर मिला लिया, लेकिन फिर भी पहले आक्रमण में, पहले युद्ध में इन अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। गोरखों ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। अंत में अंग्रेजों ने 28 फरवरी 1816 को मकवानपुर नामक स्थान पर उन्हें परास्त किया। नेपाल दरबार व अंग्रेजों के मध्य सिंगोली की संधि हुई। बस आपको यहां पर दोस्तों नाम याद रखना है, सिंगोली की संधि। तो ये सिगोली की जो संधि थी ये कब हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो सिगोली की जो संधि है दोस्तों ये 1816 में हुई थी, गोरखाओं के और अंग्रेजों के मध्य में। क्लियर है? तो इस सिंगोली की संधि की कुछ आवश्यक शर्तें थी, कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी। उन शर्तों को भी जरा पढ़ लेते, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना एक सेपरेट प्रश्न आ जाता है कि सिंगोली की संधि क्या थी, समझाइए या उसकी आवश्यक शर्तों को बताइए। सिंगोली की जो संधि थी वो अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं के जिले तथा तराई का अधिकांश भाग इससे प्राप्त हुआ। अब चूंकि गोरखा युद्ध हार चुके थे, अंग्रेज युद्ध जीत चुके थे, तो यहां से आप एक सामान्य सा अनुमान ये लगा सकते हैं कि जो संधि हुई यह अंग्रेजों के पक्ष में होगी। तो अब अंग्रेजों की जो भी डिमांड होगी वो गोरखाओं को पूरी करनी होगी, और वही ये चार प्रमुख शर्तें हैं कि अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं के जिले जो कि युद्ध से पहले किसके अधिकार में थे? गोरखाओं के अधिकार में थे। वो तराई का अधिकांश भाग जहां पर हमेशा झड़प होती थी दोनों सेनाओं की, वो वाले भाग पर अब दोनों पर ही सभी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है ना? इसके अलावा दोनों राज्य की सीमाओं को अब निश्चित कर दिया गया। पहले अनिश्चित सीमाएं थी, कोई किसी पर भी अधिकार कर रहा था, अब निश्चित कर दिया उस सीमा को। उसके बाद नेपाल ने सिक्किम राज्य से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए, क्योंकि युद्ध से पहले सिक्किम पर भी, क्योंकि नेपाल का पड़ोसी सिक्किम, तो सिक्किम पर भी नेपाल ने अधिकार कर रखा था। तो अब नेपाल ने सिक्किम को भी आजाद कर दिया, जो भी अधिकार थे सब वापस ले लिए। तो अब सिक्किम पर भी किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया गया, अंग्रेज रेजिडेंट रख दिया गया। क्लियर है? तो नेपाल को भी आजाद तो किया, लेकिन नेपाल की सरकार में ब्रिटिश मतलब अंग्रेज अधिकारियों को बिठा दिया गया उनके साथ में। ठीक है, इसी को बोलते थे अंग्रेज रेजिडेंट। अब नेपाल के सरकार को कहा गया कि अब आप जो अपनी सेना है उस सेना को आप निरस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आपके सेना के स्थान पर अब अंग्रेज सेना होगी जो आपकी सहायता करेगी किसी भी युद्ध में। ठीक है ना? तो ये चार आवश्यक शर्तें गोरखाओं पर थोपी गई,
नेपाल पर थोपी गई अंग्रेजों के द्वारा, हेस्टिंग के द्वारा। क्लियर है? तो संगोली की संधि से उत्तर सीमा का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ इसका? ये तो थी आवश्यक शर्तें, 4 शर्तें आप लोग याद रख लीजिएगा कि संगोली की संधि में कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी। तो ये 4 शर्तें रखी गई थी। इसका परिणाम क्या हुआ संधि का कि उत्तर की सीमा का जो विवाद था, विशेष रूप से अंग्रेजों का विवाद किससे था? उत्तर में नेपाल से ही था, और वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और नेपाल और अंग्रेज अब हमेशा के लिए बहुत अच्छे मित्र बन गए, है ना। सिक्किम राज्य की सीमाओं में वृद्धि की गई। पहले सिक्किम की सीमा कम थी, सिक्किम को और बढ़ा दिया गया। कहां पर बढ़ाया? नेपाल की ओर बढ़ा, ठीक है ना। तो सिक्किम की सीमा में वृद्धि हुई। इससे एक संधि करके, उससे सिक्किम से एक संधि करके उसे अपने अधीन मित्र राज्य बना लिया गया, सिक्किम को भी। अंग्रेजों को मध्य एशिया से संपर्क स्थापित करने के लिए एक नया मार्ग मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि नेपाल पर जैसे ही अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, अंग्रेजों को कई मल्टीपल बेनिफिट्स हुए, कई मल्टीपल बेनिफिट्स हुए। उत्तर के जितने भी ठंडे प्रदेश थे ना, शिमला, ठीक है, और आज के जितने भी ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, उनके एक्चुअल में मुझे नाम इसमें से एक तो देखिए, मैं कुछ जितना याद है बताने की कोशिश करता हूं मैं। नेपाल की विजय से एक शिमला पर, उसके अलावा कुल्लू मनाली, ऐसे ही और भी ठंडे क्षेत्र, उन सभी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये तो बेनिफिट मिला ही इनको, लेकिन इसके अलावा मध्य एशिया से जो खाड़ी देश है ना, खाड़ी देशों से संपर्क करने का एक नया मार्ग अंग्रेजों को मिल गया था। और अंग्रेज किसकी तलाश में थे? खासकर तो मार्ग की तलाश में थे। जल मार्ग तो था उनके पास पूरी तरह से, लेकिन थल मार्ग की भी उनको आवश्यकता थी। इस प्रकार हेस्टिंग का ये युद्ध जो है ना, अंग्रेजों के लिए वरदान साबित हुआ, बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ, बहुत लाभदायक। तो कुल मिलाकर के लॉर्ड हेस्टिंग ने अपनी कूटनीतिक चाल चल करके और बंगाल को, अर्थात माफ कीजिएगा यार क्या हो रहा है ये, नेपाल को, अर्थात कि जो आपके गोरखा थे, उनको परास्त करके अपनी कूटनीतिक चाल के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉर्ड हेस्टिंग ने विशेष फायदा पहुंचाया। और पूरे उत्तर क्षेत्र में जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता का झंडा या परचम लहरा दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। लॉर्ड हेस्टिंग और पिंडारी, ठीक है ना, पिंडारी। तो पिंडारी दल कठोर, अत्याचारी, स्वतंत्र लुटेरों का दल हुआ करता था। पिंडारियों के नाम से मूवी भी आई थी, वीर नाम से, आई थिंक कि जहां तक मुझे याद है वीर नाम से मूवी भी, इसको देखेंगे तो आपको पिंडारियों की क्षमता का पता चलेगा कि किस प्रकार से वो अपना कार्य किया करते थे। तो पिंडारी दल जो है बहुत ही कठोर, अत्याचारी, मतलब उनके जो रूल्स थे ना, उन रूल्स से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो अपने रूल्स के लिए कुछ भी करते थे और पूरा समुदाय मिलकर के ये कार्य करते थे, ये लूटने का कार्य करते थे। तो ये स्वतंत्र लुटेरों का दल हुआ करता था। सबसे पहले जो है पेशवा बाजीराव प्रथम ने इनका उपयोग अपने घुड़सवार सेना के रूप में किया था सबसे पहले। क्योंकि ये जो पिंडारी हुआ करते थे, पिंडारी चूंकि एक लड़ाकों का दल हुआ करता था, तो ये किसी परमानेंट किसी राजा के यहाँ कार्य नहीं करते थे। ये कोई परमानेंट राजा की सेना नहीं थी, बल्कि अपने खुद की एक सेना का एक संगठन बना रखा था इन लोगों ने। तो इस सेना के संगठन का प्रयोग सबसे पहले बाजीराव प्रथम ने अपनी सेना के रूप में किया था। इनको वेतन देकर के अपने यहाँ पर जो भी घुड़सवार थे ना, ये सारे पिंडारी, इनको अपने यहाँ पर सेना के रूप में, अनियमित सेना के रूप में रखा था। अनियमित का मतलब क्या हुआ? स्थायी सेना नहीं, बल्कि अस्थायी सेना के रूप में। जब युद्ध की आवश्यकता होगी इनको बुला लिया जाता था और इनके साथ युद्ध लड़ा करते थे, ठीक है ना। तो तीसरे पानीपत का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद उनके संबंध मराठा सरदार सिंधिया और होलकर से भी हो गए, ठीक है। तो बाजीराव के बाद में, तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद में सिंधिया और होलकर से भी इनके संबंध बनने लगे। मराठा सरदार उनको संरक्षण प्रदान किया करते थे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जैसे जैसे मराठा सरदारों की शक्ति कम हुई, क्षीण होती गई, वे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने लगे। कहने का अर्थ सिंपल सा ये है कि धीरे धीरे पूरी तरह से मराठा सरदारों के लिए काम करने लगे थे पिंडारी। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती गई, कंपनी की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे मराठा सरदारों की शक्ति कम होती गई। तो इन्होंने देखा कि यार जिनसे इनको संरक्षण मिलता है वो ही कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने उनका साथ भी छोड़ दिया और अपने फिर से स्वतंत्रता क्या जो उनकी प्रकृति थी उसको वापस अपना लिया।
वो स्वतंत्र संगठन के रूप में फिर से कार्य करने लगे। उनका मुख्य उद्देश्य और मुख्य जो पेशा हुआ करता था वो सिर्फ हुआ करता था लूटामारी करना, लूटना। वे सभी व्यक्ति जिनका मुख्य उद्देश्य केवल लूट मार करके और धन इकट्ठा करना होता था, वो सब के सब पिंडारियों के दल में शामिल हो गए। इसमें कोई मायने रखता कि सिर्फ पिंडारी जाति के लोग ही पिंडारी दल में शामिल थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वो सभी लोग जिनकी भी इच्छा थी कि उनका उद्देश्य मात्र और मात्र एक ही है, धन एकत्रित करना, वो सब के सब पिंडारियों के सैनिक दल में शामिल हो गए। और इसी तरह देखते देखते ये पिंडारियों का दल जो है बहुत विशाल दल बन चुका था। अब जब विशाल दल बन चुका था तो अब लॉर्ड हेस्टिंग की नाक में तो दम होना था, है ना, उसको लॉर्ड हेस्टिंग को छुपना था। क्यों? क्योंकि पिंडारी भी जो है लूटामारी करके और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सर्वोच्चता को जो है चुनौती दे रहे थे। तो जिस समय लॉर्ड हेस्टिंग भारत में गवर्नर जनरल बन के आया, उस समय पिंडारियों की शक्ति और संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जैसा मैंने अभी बताया कि सब लोग उसमें शामिल होने लगे थे, है ना। तो पिछले गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने शांतिपूर्ण की नीति अपनाई थी, और इस शांतिपूर्ण नीति के कारण ही पिंडारियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का एक विशेष मौका मिल गया, और उन्होंने कई स्थानों पर आक्रमण करके और लूटामारी की। इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग ने उन्हें समाप्त करने का निश्चय कर लिया था, और समाप्त करने का निश्चय किया और फिर अपनी कूटनीतिक चालें चली। वो कूटनीतिक चाल चल करके क्या हुआ कि इन्होंने जो पिंडारियों को सपोर्ट कर रहे थे, पहले उनको तोड़ा। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने पहले उनको तोड़ा या फिर उनको जो है उनके साथ संधियां की। जैसे कि लॉर्ड हेस्टिंग ने सबसे पहले कूटनीतिक कार्य करते हुए प्रयत्न किया कि मराठा और पिंडारियों के युद्ध के अवसर पर एक ना हो जाए, इसलिए उसने भोसले, सिंधिया, राजपूत राजाओं और भोपाल के नवाब से संधियां की, है ना, अलग अलग की, एक साथ नहीं की, अलग। भोसले साहब से अलग संधि की, सिंधिया से अलग की, ठीक है ना, तो भोपाल के नवाब से अलग संधि की। इन संधियों के द्वारा अंग्रेजों ने प्रयास किया, पूरी तरह प्रयास किया, और उनसे प्रोमिस लिया कि आप लोग पिंडारियों का साथ नहीं देंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग की सबसे बड़ी नीति यही रही है, जब भी उसे किसी से युद्ध करना हुआ ना, तो उसने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली युद्ध नहीं किया उससे, बल्कि युद्ध करने से पहले उसे कमजोर करने पर ज्यादा फोकस किया, उसे कमजोर करने पर। अब कमजोर कोई कैसे होता है कि उसका जो भी सपोर्ट कर रहा है, जिसके संरक्षण में वो है, उस संरक्षण को छीन लीजिए, उस सपोर्ट को छीन लीजिए, वो अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। तो अंग्रेजों ने पिंडारियों के साथ भी वही किया जो पहले गोरखाओं के साथ किया था, ठीक है ना। तो पिंडारियों को विशेष संरक्षण देने वाले भोसले, सिंधिया, राजपूत राजा या फिर भोपाल के नवाब थे, उनके साथ संधियां करके अंग्रेजों ने जो है उनसे वो संरक्षण छीन लिया गोरखाओं पिंडारियों से। इस तरह से क्या हुआ कि पिंडारी पूरी तरह से असंरक्षित हो गए, और उनसे पर जो है फिर डायरेक्टली युद्ध करके और उनको परास्त कर दिया, उनकी शक्तियों को पूरी तरह छीन कर दिया, और उनसे भी कई संधियां करके और उनकी शक्ति को पूरी तरह से निष्क्रिय बना दिया। तो इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या किया दोस्तों? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है पिंडारियों का दमन करके और जो है ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करने में एक कदम और आगे बढ़ा दिया। फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब आती है कहानी लॉर्ड हेस्टिंग और पठानों पर। तो पठानों का वर्चस्व भी उस समय कम नहीं था। पठानों के कारण भी लॉर्ड हेस्टिंग जो है बहुत परेशान थे। लॉर्ड हेस्टिंग एक आक्रामक की तरह भारत में आया था, एक आक्रामक की तरह। वो पहले से ही सोच के आया था कि उसे हर हालत में सिर्फ युद्ध ही लड़ना है। क्यों? क्योंकि उससे पहले के जितने भी गवर्नर जनरल आए थे भारत में, सबने शांतिपूर्ण नीतियों को चला करके जितने भी विद्रोही संगठन थे ना, वो सबके सब ब्रिटिश कंपनी पर हावी हो चुके थे। और कंपनी क्या किस पर फोकस कर रही थी? जो बड़े बड़ी रियासतें थी, रियासतों से युद्ध करने पर फोकस कर रही थी। और जो छोटे छोटे जो आक्रमणकारी हुआ करते थे या ऐसे संगठन थे जो लूटामारी करके और बार बार चोट पहुंचा रहे थे, उनको इग्नोर किया था कंपनी ने पहले तो। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग ने उन सभी को एक तरफा टारगेट किया। पठान भी जो है पिंडारियों की तरह ही एक लुटेरों का एक संगठन हुआ करता था। उस समय में पठान जो जाति हुआ करती थी, लुटेरों का एक संगठन हुआ करता था, जैसे पिंडारी थे। इनके दो नेता, विशेष रूप से दो नेता थे। कौन कौन थे? अमीर खां और मोहम्मद शाह खां। ये दोनों के नाम याद रखिएगा दोस्तों, ना एग्जाम में कई बार पूछा गया आपसे। तो अमीर खां और मोहम्मद शाह खां, ये दो पठान के संगठन के दो प्रमुख नेता हुआ करते थे। 1809 में, ध्यान से सुनिएगा, 1809 में जोधपुर के राजा ने सिंधिया के आक्रमण को रोकने के लिए
मोहम्मद शाह की सहायता ली थी। अब ध्यान से सुनना, क्या कहा जा रहा है, 1809 में किसने, जोधपुर के राजा राजा ने क्या किया, सिंधिया, जोधपुर पर सिंधिया का आक्रमण का भय उस समय बना हुआ था। तो जोधपुर के राजा को लगा कि सिंधिया कभी भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए जोधपुर के राजा ने मोहम्मद शाह कहां की सहायता ली, जो कि किसका नेता था, लुटेरो, पठान के संगठन का एक सरदार हुआ करते थे, ये कहे कि इनका नेता हुआ करते थे। ठीक है, वहीं जो दूसरे नेता थे अमीर खान, अमीर खान ने जयपुर के राजा जगत सिंह को जोधपुर के राजा के विरुद्ध सहायता दी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कि जोधपुर के राजा ने किसको हायर किया, मोहम्मद शाह खां को, वहीं जयपुर के राजा ने किसको हायर किया, अमीर खां को, किसके विरुद्ध, जोधपुर के विरुद्ध। तो यहां पर ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, जोधपुर और जयपुर का एग्जांपल है। एक ही राजस्थान की दो रियासतें अलग अलग, जोधपुर और जयपुर, दोनों के राजा एक ही संगठन के दो अलग अलग सरदारों की, नेताओं का सहारा ले रहे हैं, संरक्षण ले रहे हैं। इनमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि ये दोनों एक ही संगठन के नेता है, ये कभी भी आपस में मिल सकते हैं, जिधर से ज्यादा पैसा मिलेगा उधर जाके मिल जाएंगे, लेकिन इनको तो हर हालत में सहायता चाहिए थी, और इतना दिमाग पहले के लोग लगाया भी नहीं करते थे। इन्होंने वैसा ही किया, जोधपुर और जयपुर के राजाओं ने, दोनों ने आपस में एक ही संगठन के दो नेताओं को हायर किया अपनी सहायता के लिए। ठीक है ना। इसी के अलावा सिंधिया और भोसले जो है, या कहें कि जो नवाब थे, ये भी इनसे अछूते नहीं रहे हैं, इन्होंने भी इनकी सहायता ली है। तो इनकी सहायता आपस में ही, इनके अंदर जो फूट थी, किसमें, भारतीय रियासतों के राजाओं में जो फूट थी ना, इसका इन संगठन के नेताओं ने भरपूर लाभ उठाया, इस जो फूट का भरपूर लाभ उठाया। अंततः 1814 में मोहम्मद शाह खां की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। मोहम्मद शाह खां की मृत्यु हो जाती है, जिसको किसने हायर किया था, जोधपुर के राजा ने, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि संगठन तो एक ही था और एक संगठन के दो नेता थे, अब उनमें से कुछ लोग मोहम्मद शाह खां की ओर थे और कुछ लोग अमीर खां की ओर थे। तो जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, उसके सारे सैनिक अमीर खां मतलब उसके दूसरे नेता के पास चले जाते हैं। इससे अमीर खां की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे अमीर खां की शक्ति बढ़ी, अब क्या हुआ, अंग्रेज की धक-धक चालू हो गई, क्योंकि अब ये शक्तिशाली बनता जा रहा है, कभी भी कंपनी को चुनौती दे सकता है ना। क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि जिस तरह की कूटनीतिक चाल वो चलते हैं कि साम दाम दंड में कैसे भी करके सामने वाले को परास्त करना है, हराना है, उसकी लूटामारी करना है, उसके राज्य को छीनना है, तो ऐसा ही वो दूसरे राजाओं को भी समझते थे। जबकि हालांकि ऐसा हुआ नहीं करता था, क्योंकि अगर अंग्रेजों की जो कूटनीतिक चालें हुआ करती थी, उनमें का अगर 10% भी भारतीय रियासतों के शासकों ने अगर उनकी 10% भी कूटनीति का प्रयोग किया होता ना, तो संभवतः अंग्रेज 200 साल भारत में टिक नहीं पाते। और वो एक अलग बात थी। तो अंग्रेजों ने दिल्ली के रेजिमेंट सर चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा अमीर खां से बातचीत करना शुरू कर दिया। अमीर खान ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली। अब इतनी आसानी से कोई संधि करेगा नहीं, बल्कि उसको दबाने का प्रयास किया, कई प्रकार की शर्तें रख दी, कई प्रकार की कंडीशन रख दी उसके सामने। तो अमीर खां भी मजबूर हो गए अंग्रेजों से संधि करने के लिए। तो अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि अमीर खां है ना, अमीर खां या कहें कि पठानों के और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी, वो किस किस के बीच में हुई थी, तो चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में अंग्रेजों की तरफ से, और पठानों की ओर से अमीर खां। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। कब हुई थी, 9 नवंबर 1817 को हुई। तो इस संधि के अनुसार क्या हुआ कि अमीर खान ने अपनी सेना को समाप्त कर दिया, और अंग्रेजों का पहला कार्य यही हुआ करता था। पहली शर्त हर संधि की यही थी कि आप अपनी सेना को खत्म करो और हम अपनी सेना आपकी सहायता के लिए देंगे, जो कि आपके खर्चे पे हमारी सेना चलेगी और आपका सपोर्ट करेगी। जबकि वास्तविक रूप से सपोर्ट उनका नहीं करती थी, वो अंग्रेजों का ही सपोर्ट करती थी। तो अंग्रेजों की एक कूटनीतिक चाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करती थी इनकी चाल। ठीक है। तो अमीर खान ने, जैसे ही अमीर खान से संधि हुई, तो अमीर खान ने अपनी सेना को निरस्त कर दिया और अंग्रेजों की सेना को अपने यहां पर जगह दी। अंग्रेजों ने जो भूमि उससे होलकर राज्य से प्राप्त हुई थी, उसे उसी के पास रहने दी। मतलब होलकर की भूमि जो उसे मिली थी अमीर खां को,
वो उनने नहीं छीनी, उसको उसके पास रहने दिया और टोक का नवाब इसको बना दिया, अमीर खां को। इस प्रकार हेस्टिंग की कूटनीति से एक शक्तिशाली पठान सरदार अंग्रेजों का शांतिप्रिय मित्र बन गया और बना रहा, जो कि आगे कई प्रकार से वो उसके हेल्प की, कई प्रकार से उसका काम आया। ठीक है, ओके। चलिए, इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग और पठानों के बीच में जो है शांतिप्रिय मित्रता स्थापित हो गई। लास्ट बचता है आपका लॉर्ड हेस्टिंग और मराठे। तो अब चूंकि मराठा भी जो एक विशाल शक्ति थी उस समय, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों पर भी फोकस किया। अब हालांकि जब तक लॉर्ड हेस्टिंग भारत में आया था ना, तब तक भारत में जितनी भी शक्तिशाली जो रियासतें हुआ करती थी वो लगभग ना छीन होने लगी थी, आपस में कहीं पर फूट डल जाना, ठीक ना, साम्राज्य के अंदर ही जो है षड्यंत्र होना और आपस में ही लड़ते रहना, इसी का तो फायदा उठाया था अंग्रेजों लोगों ने। ठीक है, तो हेस्टिंग का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत में सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने का था। लॉर्ड हेस्टिंग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो यही था कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे भारत में सबसे बड़ी शक्ति बना दी जाए, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई हो ही ना। इसलिए उसने युद्ध की तैयारियां कर दी, क्योंकि वो जब इंग्लैंड से आया ना तो पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार होकर के ही आया था और वो सोचकर आया था कि हर संभव वो कार्य करेगा जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ब्रिटिश सर्वोच्चता के स्तर पर लाकर खड़ा कर दे भारत के अंदर। तो मराठा संघ को निर्बल करने के उद्देश्य से हेस्टिंग ने इस संघ के सदस्यों से पृथक पृथक संधियां करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, अगर आप लोग इस पर फोकस करोगे ना तो आपको लगभग हर एक युद्ध में आपको एक चीज कॉमन जरूर नजर आएगी। कौन सी? संधि वाली। वो संधि कुछ और नहीं थी बल्कि अंग्रेजों के द्वारा इन रियासतों को तोड़ने का एक बहुत प्यारा अस्त्र शस्त्र था, है ना। फूट डालो शासन करो की नीति इन्होंने सिर्फ भारतीय आम जनता पर ही नहीं बल्कि रियासतों पर भी ये नीति अपनाई थी इन लोगों ने। तो अलग अलग संधियां करने का मतलब क्या था कि उनको जैसा लगा वैसा उसको सहायता दे दी, ठीक है ना। अपने अपने हित को साधने के लिए अंग्रेजों ने अलग अलग राजाओं से अलग अलग संधियां की और अलग अलग संधियां करके उन राजाओं को आपस में तोड़ दिया, उनको आपस में मिलने नहीं दिया। और इसी प्रकार से उन्होंने मराठाओं को भी कमजोर किया, अलग अलग राजाओं से अलग अलग संधियां की, जिससे क्या हुआ, ये आपस में ही बिखर गए, टूट गए। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 27 मई 1816 को नागपुर के राजा से संधि की। कौन थे नागपुर के राजा? अप्पा साहब थे, इनसे संधि की। और ये संधि हालांकि कोई संधि नहीं थी बल्कि अप्पा साहब पर लादी गई थी, जबरदस्ती थोपी गई थी। इसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवाओं की ओर से आक्रमण के भय को समाप्त करने के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि कर ली। पेशवा बाजीराव द्वितीय से संधि कर ली। बेसिकली बाजीराव नहीं चाहते थे संधि करना, लेकिन उन पर भी ये संधि थोपी, बाध्य किया उनको संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए। इसके बाद में आगे बढ़े तो ग्वालियर के दौलतराव सिंधिया से भी अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 को संधि कर ली, ठीक है, जिसके द्वारा सिंधिया ने आश्वासन दिया कि वह अंग्रेजों की पिंडारियों के विरुद्ध सहायता करेगा। किसने? सिंधिया ने। जो वही सिंधिया है ये जो पहले पिंडारियों की सहायता करा करता था, संरक्षण दिया करता था, वही सिंधिया अब पिंडारियों के विरुद्ध हो गया था, है ना। इस तरह से इन्होंने अपनी कूटनीतिक चालें चल करके पिंडार मतलब भारत के सभी रियासतों को या सभी जितने भी संगठन थे जो अंग्रेजों के सामने चुनौती थी उन सबको समाप्त किए इन्होंने। उसके आगे बढ़ते हैं तो 6 नवंबर 1817 को अंग्रेजों ने एक अन्य मराठा सरदार गायकवाड़ से भी संधि कर ली। तो इस तरह से अलग अलग संधियों के माध्यम से उन्होंने मराठाओं को कमजोर करने का प्रयास किया। इन सभी संधियों और कूटनीतिक चालों के द्वारा अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही अपनी स्थिति को काफी सुदृढ़ कर लिया था। और संभवतः हर एक युद्ध में अंग्रेज यही करते थे, युद्ध करने से पहले वो ऐसी संधियां, ऐसी चाल चला करते थे कि युद्ध लड़ने से पहले ही उनकी जीत स्थित हो जाती थी, स्थायी हो जाती थी, निश्चित हो जाती थी कि उनका युद्ध जीतना संभव हो चुका है, और फिर वो पूरे कॉन्फिडेंस से युद्ध लड़ने जाते थे, ठीक है। तो फिर जानबूझकर मराठा संघ के विभिन्न सदस्यों को ऐसा उकसाया, क्या करके? संधियां करके, कूटनीतिक चाल चल के, और सारे युद्ध के परिणामों को अपने पक्ष में करने के बाद में जो मराठा संघ के जो भी सरदार थे, सदस्य थे, उनको उकसाना चालू कर दिया कि बस एक बार उनकी ओर से हो जाए फिर हम पलटवार करेंगे। वो फिर था क्या? मराठा तो मराठा ठहरे भाई, वो कहां रुकने वाले थे, उन्होंने, ठीक है ना, कर दिया हमला अंग्रेजों पर। तो इस प्रकार से 3 मराठा सरदारों पेशवा, होलकर और भोसले की पराजय के साथ ही चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। ये चौथा आंग्ल मराठा युद्ध जो था ना, एक बड़ी कहानी है, ये एक बड़ी कहानी है,
चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये जो था ये पेशवा, होलकर और भोसले, इन तीनों को परास्त करने के बाद ही ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। मराठा युद्ध से हेस्टिंग के उद्देश्य, आकांक्षाएं और सपने पूरी तरह साकार हो गए। मराठा शक्ति नष्ट भी कर दी गई और एक विस्तृत प्रदेश भी उसको मिल गया, ठीक है ना, विस्तृत प्रदेश भी उसको मिल गया। चलिए, इसी के साथ में आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अगले सेशन में लेक्चर नंबर 16 में हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत, प्रशासन और सुधार कार्य जो भी रहे हैं डलहौजी के, उन सब पर हम चर्चा करेंगे पूरे विस्तार से। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों। कोशिश में कर रहा हूं कि सेशन को पर डे कंटिन्यू कर दूं सेशन को, वो संभवतः होने की संभावनाएं भी है, इसीलिए मैं अभी कंटिन्यू लगा हुआ हूं, ठीक है ना, और लगभग हो ही जाएगा अब कंटिन्यू, अब ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और इसके अलावा कोई अगर किसी अन्य विषय पर आपको मॉडल पेपर की आवश्यकता हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मॉडल पेपर आवश्यक रूप से मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।